नमस्कार साथियों, एनवीरा ऑनलाइन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राकेश चौहान आज आपके लिए लेकर आया हूँ कृषि रसायन का अध्याय तीसरा कक्षा 12 के लिए। अध्याय तीसरा मृदा कोलाइट। क्या होता है मृदा कोलाइट? उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको इस वर्ड के बारे में जानकारी होनी बेहद जरूरी है। मृदा को एक बार आप साइड में रख के देखो, ये है आपके पास एक वर्ड कोलाइट। अगर मैं बात करूं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का, क्योंकि इस चैप्टर में से जो आपके बोर्ड में 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना ये थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं कोलाइट्स की, तो ये एक ग्रीक भाषा के वर्ड। अगर मैं बात करूं ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। 2 शब्दों से मिलकर बना। अब बात करूं कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, क्योंकि जब आप शब्द को तोड़ोगे तभी तो उनका एग्जैक्ट अर्थ निकाल पाओगे। ये बना है 2 वर्ड है आपके, एक तो ये है कोला। क्या है? कोला, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है बच्चों? गोंद। क्या होता है? कोला का अर्थ होता है गोंद। और अगर दूसरे वर्ड की बात करूं अर्ट्स, इसका अर्थ होता है समान। क्या होता है? समान। तो यहां पे कोलाइट का अर्थ क्या हो गया? गोंद के समान। क्या अर्थ हो गया एग्जैक्ट? गोंद के समान। लेकिन अभी हमने इनकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, लेकिन ये जाना है कि ये ग्रीक वर्ड कोल और अर्थ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गोंद के समान। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोलाइट्स रसायन के जनक कौन है? तो आपको यहां पे याद करना है, कोलाइट रसायन यानी कोलाइट रसायन के कौन है जनक? पितामह भी पूछा जा सकता है कोलाइट रसायन के जनक, या आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, पितामह कौन है इसके पितामह? तो आपको याद रखना है थॉमस ग्राम। ये नाम आपको क्या करना है? याद रखना है। तो कोलाइट्स का अगर वास्तविक में अर्थ देखा जाए, तो अगर मैं बात करूं, हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था विलियन में, कोलाइट की बात करूं, वास्तविक विलियन की बात करूं, अगर निलंबन की बात करूं, तो कोलाइट का अभी तक हमने ये पढ़ा है कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गोंद के समान। मैं बात कर रहा था कोलाइट्स के जनक किसे कहा जाता है, कोलाइट रसायन के जनक या इसके पितामह किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए थॉमस ग्राहम ने कहा था। किसने कहा था? थॉमस ग्राहम ने। अब मैं बात करूंगा कि मृदा में जो कण पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर जो कण पाए जाते हैं, अगर उनका आकार जो मैं लिमिट बता रहा हूं उनके बीच है, तो उन्हें आप क्या बोल सकते हो? कोलाइट बोल सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूं कोलाइट की, तो जो मिट्टी में कण पाए जाते हैं मृदा में जो कण पाए जाते हैं, अगर उनका आकार, ध्यान देना, मृदा में पाए जाने वाले कणों का आकार मैं बात करूं, अगर कणों का आकार 1 से लेकर 100 mm, ये थोड़ा याद रखना, 100 mm के बीच हो, यहां से लेकर यहां तक हो, 100 mm यानी मिली माइक्रो। और इसके क्या गुण है? गुण आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि जिन कणों का आकार 1 से लेकर 100 mm के बीच हो और उन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, एक ये यंत्र है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी
सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप इसे देख सकते हो। यानी बहुत छोटी चीजें हैं, उनको बड़ा करके देखने के लिए जो यंत्र है सूक्ष्मदर्शी, यानी छोटी चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, देख सकते हैं, उसे आप क्या कह सकते हो, कॉलॉइड्स। तो कॉलॉइड्स के बारे में अभी तक हमने ये पढ़ा है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है कोला और ऑइड्स। कोला का अर्थ होता है गोंद और ऑइड्स का अर्थ होता है केशवान। और फिर पढ़ा था इसके जनक कौन है या पितामह कौन है, थॉमस ग्राहम। तो हमने ये पढ़ा है कि कोलाइड है जिनके कणों का आकार 1 से लेकर 100 mm यानी मिली माइक्रो, और इन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप इन्हें देख सकते हो। अगर मैं बात करूं कोलाइडिक विलयन की बात करूं तो हमने 3 प्रकार के विलयन पढ़े थे। वास्तविक विलयन पढ़ा था, कोलाइड विलयन पढ़ा था और नीलमन पढ़ा था। अगर मैं बात करूं वास्तविक विलयन की, तो वास्तविक विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि उन्हें आप अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी आप नहीं देख सकते, क्योंकि कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। और हमने कोलाइड के लिए वहां पे पढ़ा था, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखें, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर 5। आप एग्रीकल्चर रसायन के स्टूडेंट हैं फिर भी जाके देखें, वहां से और आपको डिटेल से क्लियर होगा। मैं यहाँ तो बताऊंगा, लेकिन एक बार रिवाइज के लिए भी वहां जाके जरूर देखें। तो वहां पे हमने पढ़ा था जब 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच कणों का आकार हो तो उन्हें कहा था कोलाइडी विलयन कहा था। अगर यहां पे मैं बात करूं तो कोलाइडी विलयन में भी 2 चीजें होती हैं। जिस प्रकार हमने विलयन वाले चैप्टर में पढ़ा था, आपने एक लिया विलय, इधर ध्यान देना, थोड़ा सा हटके बता रहा हूं। हमने पढ़ा था विलयन, क्या पढ़ा था? विलयन। तो इनमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है विलय, क्या होता है? विलय, और दूसरा होता है विलायक। क्या होता है बच्चों? विलायक। यानी ये मिलाया जाता है इसमें, यानी इसकी मात्रा क्या होती है बच्चों? कम होती है और इसकी मात्रा अधिक होती है। यानी मिलाने वाला कम और ये अधिक, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? विलयन। ठीक उसी प्रकार ध्यान देना बच्चों, कोलाइड की मैं बात करूं, अगर किसकी बात करूं? कोलाइड की, तो इसमें भी 2 चीजें होती है। एक चीज होती है मिलाने वाली परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। जब ये 2 मिलते हैं तभी क्या बनता है? कोलाइडी विलयन बनता है। तो यहां पे हम बात करेंगे केवल कोलाइड की, तो उसमें भी 2 प्रावस्थाएं होगी, एक होगा परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होगा परिक्षेपण माध्यम। हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। हमने अभी केवल और केवल कोलाइड वर्ड के बारे में जाना है कि ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कोला और ऑइड से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ हमने जाना गूंद के समान। फिर ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कोलाइड रसायन के जनक, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थॉमस ग्राहम। फिर हमने ये पढ़ा कि मृदा के अंदर जिन कणों का आकार अगर इनके बीच है तो उन्हें आप क्या कहोगे? कोलाइड्स कहोगे, या हम उन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उन्हें देख सकते। अगर मैं बात करूं आगे की, तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, इसी चैप्टर में है, कोलाइड और क्रिस्टलाभ। तो जंतु झिल्ली में विसरण के आधार पर, यानी जल में विलय के आधार पर इन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगर मैं बात करूं, यानी जल में विलय पदार्थ को जंतु झिल्ली, जल में विलय पदार्थ के जंतु झिल्ली में विसरण के आधार पर कोलाइड्स तथा क्रिस्टलाभ यानी कोई भी पदार्थ जल में विलय पदार्थ के जंतु झिल्ली
एक झिल्ली होती है जिनमें से कोलाइड के कण आसानी से निकल सकते हैं और क्रिस्टलाभ के कण आसानी से नहीं निकल पाते, और मिश्रण यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, कहां से? उच्च से निम्न की ओर, यानी उस जांतु झिल्ली में कणों का उच्च से निम्न की ओर के आधार पर एक तो क्या है? कोलाइड है, और एक क्या है? क्रिस्टलाभ। तो मैं अगर वापस कोलाइड की बात करूं, यहां पर कोलाइड, तो यहां पे क्या होगा इसकी डेफिनेशन? यानी वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से आसानी से क्या हो सके? विसरित हो सके। यानी वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली, या कण लिख सकते हो यहां पदार्थ के स्थान पर, वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से विसरित हो जाते हैं, तो एज इट इज ये एक प्रकार की कोलाइड की विशेषता में भी आप इन्हें काउंट कर सकते हो, या इनकी डेफिनेशन में भी आप इन्हें ले सकते हो। यानी कोलाइडी विलियन जंतु झिल्ली में से आसानी से पार कर सकते हैं जंतु झिल्ली को, यानी इनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है। और अगर मैं बात करूं किसकी? क्रिस्टलाभ की, तो ये भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कभी 1 नंबर की। क्रिस्टलाभ क्या होता है? तो एज इट इज वही है, ऐसे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं। विसरण का मतलब उच्च से निम्न की ओर यानी पार नहीं कर पाते हैं, विसरित नहीं होते हैं, या पार्चमेंट झिल्ली भी बोल सकते हैं आप इसे। तो यहां पर हमने अभी ये पढ़ा है कोलाइड्स क्या होते हैं कि जिनके कणों का आकार 1 से लेकर 100 mm तक तापमान होते हैं, और जिन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है मृदा में इस प्रकार के कण, और जो जंतु झिल्ली में से विसरित हो सकते हैं उन्हें कोलाइड कहते हैं। और क्रिस्टलाभ की अगर बात करूं तो ऐसे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से विसरित नहीं हो सकते, ये चीज भी बताई थी थॉमस ग्राहम ने। अब हम बात करेंगे कोलाइड विलयन की। आपने कोलाइड की डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली। अब मैं बात करूंगा इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर आपको इस कोलाइड वर्ड के बारे में जानकारी है तो आपको विशेषता समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोलाइड्स की विशेषताएं। तो अब हम पढ़ते हैं कोलाइड के गुण जो इंपॉर्टेंट है। पहला गुण है कोलाइडी कणों पर आवेश, दूसरा है टिंडल प्रभाव, तीसरा ब्राउनी गति, चौथा अधिशोषण, पांचवा विषमांगी, छठा विसरण और सातवां अवशोषण। एक एक करके हम इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने रेड टिक किए हैं। कोलाइडी कणों पर आवेश इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। टिंडल इफेक्ट क्या है ये भी पूछा जाता है, और ब्राउनी गति ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। नॉर्मली आपको पढ़ने सब है लेकिन इनके ऊपर विशेष फोकस करना है। तो मैं बात कर रहा हूं कोलाइडी कणों पर आवेश। जो कोलाइडी कण होते हैं उनके ऊपर किस प्रकार का चार्ज होता है। तो अगर वैसे आप बात करो कोलाइडी कणों पर, तो कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है। एक समान आवेश का अर्थ ये हुआ बच्चों कि अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर किसी कोलाइडी विलयन के ऊपर, किसी कोलाइडी सोल पर नेगेटिव चार्ज है तो उस पूरे के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि वो किस प्रकार के आवेश को अपने ऊपर अधिशोषित होने देंगे, यानी वो एक सिद्धांत पे कार्य करते हैं, सिलेक्शन यानी वर्णात्मक सिद्धांत, यानी वर्णात्मक अधिशोषण। वर्णात्मक अधिशोषण का अर्थ ये हुआ वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसी चार्ज को आने देंगे जो उसके ऊपर सुटेबल होगा, इसे बोला जाता है वर्णात्मक। तो मैं बात करूं विद्युत आवेश की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो कोलाइडी कणों पर हमेशा आवेश रहता है, हमेशा विद्युत आवेश रहता है। क्या रहता है बच्चों? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश अगर नहीं होगा कोलाइडी विलयन पर, तो एक बात ध्यान देना, अगर कोलाइडी के ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा तो वो किसका निर्माण कर देगा बच्चों? स्कंदन का निर्माण। स्कंदन का निर्माण यानी स्कंदन का अर्थ होता है गुच्छा। क्या होता है बच्चों? गुच्छा। अगर वो गुच्छे का निर्माण करेगा तो कोलाइड के कण आपको, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं ये है
अगर इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा और एक किसका निर्माण कर देगा, स्कंदन यानी गुच्छे का निर्माण। तो यहाँ पे हमारा पहला गुण क्या है, विद्युत आवेश। तो आपको इतना याद रखना है कि कोलाइड के ऊपर हमेशा चार्ज होता है, यानी अर्थात एक समान आवेश। एक समान का अर्थ यहाँ पे ये होगा, या तो उसके ऊपर धनायन सोल या ऋणायन चार्ज होगा, या तो धनात्मक होगा या क्या होगा, ऋणात्मक होगा। होता है कोलाइडी कणों पर आवेश वर्णात्मक, कोलाइडी कणों पर जो चार्ज होता है वर्णात्मक अधिशोषण, वर्णात्मक अधिशोषण से आता है। यानी ये हमारे इतना डिटेल से इस चैप्टर में नहीं है, इसीलिए जनरल केमिस्ट्री में अगर हम वर्णात्मक का सिद्धांत देखें तो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसी आयन को उसके ऊपर अधिशोषित होने देगा, जितनी आवश्यकता होगी उसी के आधार पर। तो हमने एक एंजाइम का सिद्धांत पढ़ा था, उत्प्रेरण के लिए एंजाइम का सिद्धांत, वहां पर भी था वर्णात्मक अधिशोषण के द्वारा एंजाइम उसी को अपने ऊपर अधिशोषित होने देगा जिसकी उसको आवश्यकता है। यानी अगर यहाँ पे सीधी तौर पे बात करूं वर्णात्मक की, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसी आयन को अधिशोषित होने देगा जो खुद चाहेगा। यानी मान लो कोलाइड के ऊपर धनात्मक कोलाइड है तो उसी को आने देगा, नेगेटिव को आने देगा। तो इस प्रकार कोई धनायन है आपके पास तो उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, और कोई ऋणात्मक है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, धनात्मक चार्ज आ जाएगा। तो ये पहला गुण है किसका, कोलाइड का। किसका, कोलाइड का। ज्यादा हार्ड नहीं है। दूसरा और इंपॉर्टेंट लगाना, आप इसको टिंडल इफेक्ट का गुण भी दर्शाते हैं। तो ये गुण दर्शाते हैं, तो उससे पहले आपको टिंडल प्रभाव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो टिंडल प्रभाव क्या है, बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होता है टिंडल प्रभाव, जब कोई प्रकाश का किरण पुंज, यानी कोई भी प्रकाश का किरण पुंज, यानी किसी छिद्र में से अगर बात करें तो आपने कभी खिड़की खोली होगी तो वहां से एक प्रकाश का पुंज आता हुआ दिखाई देगा। बंद कमरे में अंधेरे में अगर कोई नॉर्मल सा छिद्र है तो वहां से भी प्रकाश आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो उसी की मैं बात कर रहा हूं, जब कोई प्रकाश का किरण पुंज वायुमंडल के महीन कण, जैसे वायुमंडल में बहुत सारे महीन कण होते हैं, आप सब जानते हो, उनमें से किसकी बात कर रहा हूं मैं, धुएं की बात कर रहा हूं। सूक्ष्म बूंदें हो सकती हैं और मिट्टी के कण हो सकते हैं। वो क्या होते हैं, वायु के अणु से टकराते हैं। यानी जो सूक्ष्म कण होते हैं मिट्टी के, किससे टकराते हैं, वायु के अणु से टकराते हैं। तो प्रकाश पुंज के किरणों का मार्ग दिखाई देता है। दिखाई देने का कारण क्या है कि जब वायुमंडल में उपस्थित मिट्टी के कण या बूंद से कौन टकराता है, प्रकाश टकराता है, तो हमें एक पथ सा दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है, दिखाई देने लगता है कोलाइडी कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन। ये वर्ड थोड़ा ध्यान देना, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है। इसी कारण यहाँ पे आपको शाइनिंग यानी चमक दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, चमक दिखाई देती है। उसे ही क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ये कौन दर्शाते हैं, कोलाइड, यानी जिनके कणों का आकार 1 से लेकर 100 mm के मध्य होता है, वो ये दर्शाते हैं यहाँ पर। तो ये आप एग्जाम्पल आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हो। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने सामान्य कोलाइड क्या होता है, कोलाइड के जनक कौन है, कोलाइड किन शब्दों से मिलकर बना होता है, कोलाइड की परिभाषा, परिकृष्ट लाभ, कोलाइड क्या होता है, और फिर हमने पढ़ा है कोलाइड के 2 गुण पढ़े हैं। आगे आने वाली क्लास में हम ब्राउनी, अधिशोषण, विषमांगी, विषण और अवशोषण के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।